लोकसभा चुनाव की काउंटिंग से एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी राजीव कुमार मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने चुनाव के दौरान लगे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि हमें लापता जेंटलमैन कहा गया, लेकिन इसी दौरान देश में वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। यह हमारे लोकतंत्र की ताकत है। उन्होंने बताया कि पहली बार चुनाव के बाद संवेदनशील जगहों पर पहला मिलिट्री फोर्स तैनात रखने का फैसला किया गया है, जिसके तहत आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में यह फोर्सेस पोस्ट पोल वायलेंस रोकेंगी। आपको बता दें कि 1952 से लेकर अब तक किसी भी लोकसभा चुनाव के दौरान आयोग ने वोटिंग के बाद और रिजल्ट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। वहीं सीईसी राजीव कुमार ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोपों को फेक नैरेटिव बताते हुए कविता के माध्यम से सभी आरोपों को निराधार बताया। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां लोकसभा चुनाव की काउंटिंग से एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी राजीव कुमार मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने चुनाव के दौरान लगे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि हमें चुनाव के दौरान लापता जेंटलमैन कहा गया, लेकिन इसी दौरान देश में वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। यह हमारे लोकतंत्र की ताकत है। उन्होंने कहा कि पहली बार चुनाव के बाद संवेदनशील जगहों पर पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात रखने का फैसला किया गया है, जिसके तहत आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में यह फोर्सेस पोस्ट पोल वायलेंस रोकेंगी। बता दें कि 1952 से लेकर अब तक किसी भी लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने वोटिंग के बाद और रिजल्ट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। वहीं सीईसी राजीव कुमार ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोपों को फेक नैरेटिव बताते हुए कविता के माध्यम से सभी आरोपों को निराधार बताया है। खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां लोकसभा चुनाव की काउंटिंग से सीधा एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें चुनाव आयुक्त सीईसी राजीव कुमार ने मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान हमें लापता जेंटलमैन कहा गया, लेकिन इसी दौरान देश में वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। यह हमारे लोकतंत्र की ताकत है। उन्होंने बताया कि पहली बार चुनाव के बाद संवेदनशील जगहों पर पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात रखने का फैसला किया गया, जिसके तहत आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में यह फोर्सेस पोस्ट पोल वायलेंस रोकेंगी। बता दें कि 1952 से लेकर अब तक किसी भी लोकसभा चुनाव के दौरान आयोग ने वोटिंग के बाद और रिजल्ट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सत्यम शर्मा जुड़े हुए हैं। सत्यम, चुनाव आयोग के मुख्य सीईसी ने कहा कि आजकल इल्तिजामों का दौर जारी है, तल्खियों का बाजार गर्म है, मंजूर है इल्जाम लगाओ, मगर शर्त इतनी है कि सबूत साथ हो। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग पर लगातार जो इंडी गठबंधन के नेता हैं और कांग्रेस के नेता हैं, लगातार उन पर आरोप लगाते रहे हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग बीजेपी या सत्ताधारी पार्टी की तरफ काम कर रहा है। कई बार दिग्विजय सिंह ने भी आरोप लगाए हैं, कई बार केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का भी आरोप लगाता रहा है। उसको लेकर पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने 16 जून को आचार संहिता लगी थी, 16 मार्च को माफ कीजिएगा, उस समय भी उन्होंने एक बात कही थी कि आईना साफ करने से कुछ नहीं होगा, अपने दाग, अपनी जो प्रबलता है वो बढ़ानी चाहिए। एक बार फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, उन्होंने राजीव कुमार ने फिर से साफ तौर पर कहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब मतगणना से पहले किसी निर्वाचन अधिकारी ने या चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं देखिए, भोपाल में भी निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने, मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो अनुपम राजन, उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सारी जानकारियां दी। उन्होंने ये भी बताया कि 3 लेयर की सुरक्षा में मतगणना स्थलों पर जो पेटियां रखी गई उनकी सुरक्षा की जाएगी। इसके साथ साथ ही 116 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा में भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। केंद्रीय पर्यवेक्षक ये रहते हैं जो हर टेबल पर नजर, हर मतगणना पर नजर बनाकर रखते हैं, और जो मतगणना करने के लिए नियुक्त किए गए हैं उनको अभी सिर्फ विधानसभा पता है, किस विधानसभा वार्ड में उनको बैठाया जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कौन से टेबल पर उनको मतगणना करने के लिए बैठाया जाएगा। ये कल सुबह 7 बजे ही उनको पता चलेगा कि कौन से टेबल पर बैठेंगे। तो ऐसे में निष्पक्ष तरीके से ही
मतगणना कराने की तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। 116 पर्यवेक्षक किए गए हैं। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, 29 सीटों की मतगणना होगी। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। बैलेट पेपर की मतगणना भी शुरू हो गई। पवई में सबसे ज्यादा मतगणना में टाइम लगेगा। उसके साथ साथ ही आप देखिए कि जो 3 लेयर की सुरक्षा ली गई है, उसमें केंद्रीय पुलिस बल भी मौजूद है, सैप भी मौजूद है, एसएएफ जो कहते हैं। उसके साथ साथ ही 10,000 पुलिस बल मौजूद रहेगा मतगणना स्थल पर। तो तमाम तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, इसमें उन्होंने साफ तौर पर जो उन पर निशाना साध रहे थे कि चुनाव आयोग जब मतदान हो रहे थे तब चुनाव आयोग गाया था, तो उसको भी उन्होंने साफ कर दिया है कि पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा बन रहा है कि जब मतगणना से पहले ही चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस वार्ता को आयोजित किया है। पहले भी उन्होंने ऐसी बातें कही थी। तो साफ तौर पर उनका संदेश है जो उन पर सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से निष्पक्ष तरीके से मतदान कराए जा रहे हैं मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में, और मतगणना के भी तमाम तरह के प्रबंध किए गए, तो उन पर आरोप लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। और ये बेवजह के आरोप हैं जिनको जो हारते हैं उनको अपने कंधों पर लेना चाहिए। तो साफ है कि मतगणना के लिए भी तमाम तरह की व्यवस्था की जा चुकी है। बिल्कुल सत्यम, जिस प्रकार से जयराम रमेश ने आरोप लगाते हुए कहा, उन्होंने मतगणना से सीधा 2 दिन पहले चुनाव आयोग पर और अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 150 कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारियों को फोन किया, धमकाया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि ऐसे आरोपों का निराधार आरोप है, और जो बातें जयराम नरेश ने कही है, केंद्रीय कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं और कई बार विधायक भी, सांसद भी रह चुके हैं, उनके आरोपों को निराधार जब तक माना जा सकता है जब तक उस पर कोई सबूत पेश ना किया जाए। यही बात निर्वाचन अधिकारी, चुनाव आयोग अधिकारी ने भी, राजीव कुमार ने भी कही है कि पहले आप सबूत लाइए, और सबूत लाने के साथ साथ जैसे कहेंगे तो उस पर भी जांच होती है। साफ तौर पर मध्य प्रदेश में भी देखा गया, कई जगह जांच हुई। पूरे देश की बात करें तो कई जगह जांच हुई है। अगर छेड़खानी हुई है या कलेक्टर को धमकाया गया है या निर्वाचन अधिकारी किसी को धमकाया गया है, तो इसके सबूत चाहिए, या निर्वाचन अधिकारी खुद आकर कंप्लेन करें कि ऐसा मुझसे कहा गया है। तो अगर अमित शाह ने ऐसा कहा है तो उसको लेकर के पहले उस पर सबूत पेश करने के लिए कहा गया है कि आप उस पर सबूत पेश करें। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उस पर जरूर संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन निराधार जो आरोप है वो नहीं लगाए जाने चाहिए। मतदान जो हुआ है निष्पक्ष तरीके से हुआ है। किसी भी कलेक्टर या जिलाधिकारी या निर्वाचन अधिकारी पर कोई दबाव कहीं भी नहीं था। पूरी संज्ञान चुनाव आयोग सब पर नजर बनाए हुए रखा था। कहीं भी संज्ञान, कोई भी बात अगर उनके संज्ञान में आई थी तो उस पर एक्शन भी लिया गया है। कई जगह से तबादले भी किए गए, कई जगह पर निर्वाचन अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है जहां पर ऐसी खबरें आई थी। तो कुल मिलाकर के ये जो आरोप है, इन पर साक्ष्य प्रस्तुत करने बहुत बेहद जरूरी है। अगर इस तरह के गंभीर आरोप जयराम नरेश लगा रहे हैं तो उनको साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा चुनाव आयोग का भी कहना है। और साफ तौर पर देखिए, पूरे चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुए हैं जिस तरह से चुनाव आयोग ने कहा है, और आगे जहां जहां भी कांग्रेस की जीत होगी तो क्या वहां पर जयराम नरेश स्पष्ट अपना बताएंगे, उनका बयान आएगा कि यहाँ पर निर्वाचन अधिकारियों ने गलत नहीं किया है? ये भी सवाल आगे उठने वाले हैं। कल देखिए 4 जून है और कल लोकतंत्र के महापर्व का परिणाम आने वाला है। बिल्कुल, आपको आरोप लगाना है, आरोप लगाइए, लेकिन साक्ष्य साथ में लेके आइए। इस तरह से संवैधानिक संस्थानों पर सवाल उठाना किसी भी तरह से ठीक नहीं है। सत्यम, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ आगे चर्चा करेंगे। तो रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रशासनिक फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। चुनाव संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सक्रिय हो गए हैं और सरकारी कामकाज का मूल्यांकन कर रहे हैं। चुनाव आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने के बाद 16 मार्च को आचार संहिता लागू हो गई थी। इसके बाद से लेकर अब तक राज्य में कोई बड़ा प्रशासनिक बदलाव नहीं हुआ है। चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री समेत सभी सरकारी मंत्रियों और संगठन के नेताओं ने पूरे राज्य में खूब दौरा किया। उनके दौरे के दौरान कई कमियां भी सामने आईं। इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार आवश्यक सुधारात्मक उपायों पर विचार कर रही है। मतदान के बाद मुख्यमंत्री ने भविष्य की रणनीति पर चर्चा के लिए कई विभागों के साथ बैठक की है। उन्होंने आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक में उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने और अपराधों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सत्यम शर्मा जुड़े हुए हैं। सत्यम, जैसा कि
हमने आपको बताया, खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि मतगणना के बाद, काउंटिंग होने के बाद और नतीजे आने के बाद मध्य प्रदेश में राजनीतिक, माफ कीजिएगा, प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। किस प्रकार से यह फेरबदल हो सकता है, सत्यम? बिल्कुल ऐसा, देखिए निश्चित तौर पर आपने जो बात कही है प्रशासनिक फेरबदल की, वो निश्चित तौर पर होगा और बड़े स्तर पर फेरबदल होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जो मोहन यादव है उन्होंने सभी जगहों के दौरे किए और दौरे के दौरान उन्होंने जो निष्क्रियता देखी है सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों की, उससे वो अच्छा खासा नाराज भी है। और ऐसा माना जा रहा है कि भोपाल समेत तमाम जिलों के प्रशासनिक फेरबदल हो सकते हैं। देखिए 16 मार्च को आचार संहिता लग गई थी, जहां पर उसके बाद से प्रशासनिक फेरबदल नहीं हुए। अति आवश्यक जो प्रशासनिक फेरबदल होने से सिर्फ वही हो पाए हैं, वो भी निर्वाचन अधिकारियों की मौजूद जब आदेश जारी हुआ है, निर्देश जारी हुआ है और उनसे इजाजत लेने के बाद यही फेरबदल हुए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने दौरा किया और जिस तरह से कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश की बिगड़ी हुई है, तमाम तरह के उन्होंने जो कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा भी की थी अभी 2 दिन पहले, और अधिकारियों के साथ, चाहे कृषि विभाग के अधिकारी हो, चाहे जल संसाधन विभाग के अधिकारी हो, तमाम अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की थी। मंत्रालय पहुंचे, चुनाव जैसे 4 चरणों के मतदान मध्य प्रदेश में खत्म हुए। हालांकि कई बार उनके दौरे कई दूसरे प्रदेशों में भी रहे, चुनावी दौरे रहे, तो उसके बावजूद वो कई बार समय निकालकर मंत्रालय पहुंचे और मंत्रालय में लेखा जोखा तमाम तरह के जो प्रशासनिक जो उठा पटक है उनको भी, उस पर भी नजर बनाकर बैठे हुए थे। और अब माना जा रहा है कि जैसे ही कल परिणाम आएंगे तो 4 जून के परिणाम के बाद, 6 जून के बाद कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल होंगे, जिसमें से तमाम, चाहे मंत्रियों के हो, देखिए जैसे नरसिंह घोटाला में भी देखिए कई तरह के लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, कई विभागों के नाम सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में नरसिंह घोटाले को लेकर भी कुछ न कुछ इसमें प्रशासनिक फेरबदल किया जा सकता है। या फिर जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी है, तो आईपीएस और आईएएस अधिकारी जो है, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे किसी भी तरह के अधिकारी रैंक के लोग हों, उनके फेरबदल जरूर निश्चित तौर पर होंगे। और आगे आने वाले समय में देखिए कई दिनों से प्रतिबंध भी लगा हुआ था, जो तबादले उस पर प्रतिबंध लगा हुआ था। तो ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई में, चूंकि देखिए विधानसभा लगेगी और विधानसभा से पहले ही प्रशासनिक फेरबदल जरूरी होगा, क्योंकि विधानसभा में भी जवाब देना होता है। तो तबादले भी जून में होंगे, तबादलों से प्रतिबंध जो है जून में हट जाएगा। तो जब तबादलों से जैसी प्रतिबंध हटेगा तो वैसी जो फेरबदल का, प्रशासनिक फेरबदल की सर्जरी है, जो प्रशासनिक सर्जरी को कहा जा रहा है, वो शुरू हो जाएगी। और बड़े बड़े अधिकारी और आईपीएस अधिकारी जो है उनके विभाग बदले जाएंगे, विभाग के साथ साथ उनकी जिम्मेदारी भी बदली जाएगी। अभिनव, बिल्कुल सत्यम, आपने अपने बातों में अभी प्रशासनिक बदलाव और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का तो जिक्र किया है। इसी के साथ ही पुलिस प्रशासन के साथ किन विभागों के अधिकारियों की जवाबदेही तय हो सकती है, सत्यम? बिल्कुल, देखिए जवाबदेही अगर तय करने की बात होगी तो प्रशासनिक जो नगरीय निकाय की जवाबदारी वो बदलेगी। राजस्व विभाग में जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी होते हैं, उनकी जवाबदेही भी बदलेगी, क्योंकि चूंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। ऐसे में जिन विभागों में, चाहे सड़क निर्माण विभाग हो, लोक यांत्रिकी विभाग हो, सब में जहां भी काम में देरी की जा रही है, वहां पर विभागों के अधिकारियों के तबादले निश्चित तौर पर होंगे, क्योंकि पहले भी गाइडलाइन दी गई थी कि समय सीमा रहते हर चीज को कंप्लीट करना है। अगर समय सीमा रहते कंप्लीट नहीं की जाती है तो भी, अभी हाल में देखा गया तो मुख्यमंत्री में जो पेंडिंग है, मुख्यमंत्री में जो शिकायतें पेंडिंग होती है, उसका जो पेंडिंग शिकायतों का निराकरण नहीं हो रहा था, उसके बाद लगातार वहां पर कई लोगों पर गाज गिर सकती है, फेरबदल हो सकता है। इसके साथ साथ ही जो राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग के साथ साथ जो ऊर्जा मंत्रालय है, तो नरसिंह घोटाले जिस तरह से हुआ, तो वहां भी जिन लोगों की संलिप्तता दिखाई गई है, पहले भी देखिए सीबीआई अफसरों को निलंबित किया गया है जो इस नरसिंह घोटाले में दोषी पाए गए थे। तो चाहे राहुल राज की बात कहे, चाहे अन्य अधिकारियों की बात कहे, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो फेरबदल सभी विभागों में निश्चित तौर पर होंगे, क्योंकि सभी मंत्रियों से ये भी फीडबैक लिया जाएगा कि आपके विभाग में किस तरह का काम चल रहा है। अगर आपके विभाग में सही काम नहीं चल रहा है तो उन प्रशासनिक अधिकारियों के नाम लिए जाएंगे, और प्रशासनिक अधिकारियों के नाम लेने के साथ साथ सही समय पर उनका तबादला भी किया जाएगा। और ये तबादले जून के महीने में शुरू हो जाएंगे, पूरी जून में चलेंगे, क्योंकि जुलाई में विधानसभा शुरू हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर अभिनव देखिए, जो जून का महीना है वो तबादलों के लिए माना जाएगा। और प्रशासनिक फेरबदल के साथ साथ जो कानूनी व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है,
वो सुधारने की कवायद सीएम डॉक्टर मोहन यादव करने जा रहे हैं। बिल्कुल, नर्सिंग घोटाला तो प्राथमिक तौर पर ही रहेगा। इसी के साथ ही जिन विभागों की सही रिपोर्ट नहीं आएगी, परफॉर्मेंस ठीक नहीं चल रही होगी, उन विभागों के भी प्रशासनिक अधिकारियों के फेरबदल हो सकते हैं। बहुत धन्यवाद सत्यम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के सभी 7 चरणों के सकुशल संपन्न होने के बाद 4 जून को मतगणना होगी, जहां मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट पर काउंटिंग होगी। बता दें कि खरगोन में 5 उम्मीदवार हैं, इसलिए पहले नतीजे आएंगे, जबकि भोपाल में सबसे अधिक 22 प्रत्याशी होने के कारण आखिरी में रिजल्ट आएगा। सुबह 7 बजे से काउंटिंग स्थल पर मतगणना एजेंट, काउंटिंग के लिए तैनात कर्मचारी और अन्य अधिकारियों को प्रवेश मिलेगा। 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी और दोपहर तक रुझान सामने आ जाएंगे। मतगणना के बीच सभी सीटों पर मतों की गणना 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच होगी। वहीं मतगणना के दौरान उम्मीदवार या अपनी काउंटिंग एजेंट की अनुपस्थिति में एक काउंटिंग एजेंट रिटर्निंग ऑफिसर की मेज पर भी नियुक्त कर सकते हैं। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कृष्णा शर्मा जुड़े हुए हैं। कृष्णा, 4 जून को मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर मतगणना होगी, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से खास तौर पर की गई हैं? कृष्णा, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? माफ कीजिएगा, कृष्णा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर 4 जून को मतगणना होगी। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कृष्णा शर्मा जुड़े हुए हैं। कृष्णा, 4 जून को लोकसभा की सभी 29 सीटों पर मध्य प्रदेश में काउंटिंग होगी। प्रशासन की ओर से क्या कुछ खास तौर पर तैयारियां की गई हैं? माफ कीजिएगा, कृष्णा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो मतगणना कल सुबह से मतगणना हो जाएगी और बात की जाए तो 3 लेयर में सिक्योरिटी रहेगी। आज निर्वाचन आयोग ने प्रेस माध्यम से बताया भी कि जहां पे प्रत्याशी कम है वहां पे सबसे पहले रिजल्ट आएंगे और जहां प्रत्याशी ज्यादा है वहां काउंटिंग में रिजल्ट ज्यादा समय। तो कृष्णा से हमारा संपर्क टूट गया है। लोकसभा चुनाव के सभी 7 चरणों के सकुशल संपन्न होने के बाद 4 जून को मतगणना होगी, जहां मध्य प्रदेश की 29 सीट पर काउंटिंग होगी। बता दें कि खरगोन में 5 उम्मीदवार हैं, इसलिए सबसे पहले नतीजे आएंगे, जबकि भोपाल में सबसे अधिक 22 प्रत्याशी होने के कारण आखिरी में रिजल्ट आएगा। सुबह 7 बजे से काउंटिंग स्थल पर रिजल्ट आएगा। सुबह 7 बजे काउंटिंग स्थल पर मतगणना एजेंट, काउंटिंग के लिए तैनात कर्मचारी और अन्य अधिकारियों को प्रवेश मिलेगा। 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी और दोपहर तक रुझान सामने आ जाएंगे। मतगणना के बीच सभी सीटों पर मतों की गणना 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच होगी। वहीं मतगणना के दौरान उम्मीदवार अपनी या काउंटिंग एजेंट की अनुपस्थिति में एक अन्य काउंटिंग एजेंट रिटर्निंग ऑफिसर की मेज पर नियुक्त कर सकता है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कृष्णा से संपर्क हो रहा है। कृष्णा जुड़े हुए हैं। कृष्णा, 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच मतगणना की जाएगी। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों के लिए प्रशासन की क्या कुछ खास तैयारी है? बिल्कुल, देखिए भिंड, ग्वालियर और इन इलाकों में अति संवेदनशील कुछ बूथ, कुछ स्थान है जहां पे हाई सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। अतिरिक्त सेना का भी इंतजाम किया गया है। और भोपाल की बात करें, भोपाल और अन्य जगह की बात की जाए, 3 लेयर सिक्योरिटी में हालांकि हर जगह मतगणना होगी और सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। इसके पहले जो बैलेट पेपर है उनकी काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। और रिटर्निंग ऑफिसर ने एक बात और कही है कि जो प्रत्याशी हैं वो अपनी जगह पे कोई भी अभिकर्ता वहां पे रख सकते हैं।
तो निश्चित रूप से कल वह दिन है जब देश की सत्ता पे कौन सिरोधार होगा और किसे जनमत मिला है उसका रिजल्ट आने वाला है। क्या जनता के मन में है उसका रिजल्ट आने वाला है। कल 8 बजे से ठीक 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और जो भी मतगणना स्थल है वहां पे अंदर जाने के लिए अभिकर्ताओं के लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है और मीडिया के लोग जो अंदर जाएंगे उनको भी गाइडलाइन और पास जारी किए गए हैं। हाई सिक्योरिटी अलर्ट मोड पर रहेगा और हाई सिक्योरिटी रखी गई है। बिना पास के किसी भी शख्स को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम में मतगणना होगी और चूंकि देश के जो जनमत है, जनमत किसे मिले हैं कल पता चलेगा, उसके लिए विशेष प्रशासन ने व्यवस्था की है। बिल्कुल कृष्णा, इस मतगणना जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर कई बार हमने देखा है कि फेक न्यूज भी फैलती है। कई बार जनता को भड़काने की कोशिश की जाती है कि ईवीएम हैक हो गई या इस तरह की अफवाहें भी फैलती हैं। इससे निपटने को लेकर प्रशासन की ओर से क्या तैयारी है? देखिए, सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रशासन नजर रख रहा है और पहले भी गाइडलाइन जारी कर चुका है। जब चुनाव हो रहे थे और मतगणना पे भी ये सोशल मीडिया के लिए खासतौर से प्रतिबंध रख दिया गया है कि कोई भी यदि फेक न्यूज जारी करता है तो उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक और दूसरे अन्य सोशल मीडिया के साधन हैं उन पर प्रशासन अपनी निगाहें रखेगा ताकि कोई भी फेक न्यूज ना वायरल हो सके और यदि कोई फेक न्यूज वायरल करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सत्यम, माफ कीजिएगा, बिल्कुल कृष्णा, फेक न्यूज और सभी तरह की अफवाहों से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। बहुत धन्यवाद कृष्णा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान संपन्न होने के बाद 4 जून मतगणना के बाद अब नतीजे आएंगे, जहां छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के मतों की गणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इससे पहले 1 जून को शनिवार को आए एग्जिट पोल के नतीजों से भाजपा में उत्साह का माहौल है, वहीं कांग्रेस ने इनको भ्रामक बताया है। फिलहाल 220 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने मतगणना को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हर मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। बाहरी लेयर की जिम्मेदारी जिला पुलिस और बाकी केंद्रीय फोर्स को सौंपी गई है। वहीं विधानसभा वार हर क्षेत्र में अलग अलग राउंड में गिनती पूरी की जाएगी। साथ ही गोपनीयता और पारदर्शिता को लेकर आयोग कड़े कदम उठा रहा है। साथ ही फाइनल रिजल्ट घोषित होने से पहले किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त एक्शन होगा। तो 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।